Friends, myself Manish Arya. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के टॉपिक कंपैरेटर की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम जो वीडियो डिस्कशन करेंगे उसका टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर क्या होता है उसको डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक गेज विच इज़ यूज टू चेक द फ्लैटनेस ऑफ वर्कपीस। इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर एक इलेक्ट्रॉनिक गेज होता है जिसका कार्य किसी भी वर्कपीस की फ्लैटनेस को चेक करने में किया जाता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यह इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिससे हम मैग्नीफाइंग सिस्टम में हम किसी भी स्मॉल मूवमेंट को मैग्नीफाइंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपैरेटर के अंदर कोई भी स्मॉल मूवमेंट को मैग्नीफाइंग करने का कार्य गियर और लीवर सिस्टम करता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर के अंदर यही काम, स्मॉल मूवमेंट को मैग्नीफाइंग करने का जो काम है वो एम्पलीफायर के द्वारा किया जाता है। वही काम इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर के अंदर जो भी स्मॉल मूवमेंट है उसको मैग्नीफाइंग करने का काम जिस सिद्धांत पे किया जाता है वो सिद्धांत फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है। When the workpiece is placed on the table, the oscillator frequency alters। जब भी हम किसी वर्कपीस को टेबल पे रखते हैं और उस वर्कपीस का साइज यदि स्टैंडर्ड वर्क कंपोनेंट के साइज से थोड़ा भी उस वर्कपीस के साइज में अंतर है तो उससे इस कंपैरेटर की ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है। और उससे ये चेंज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ वर्कपीस। क्योंकि उस वर्कपीस की डायमेंशन में चेंज है। किसके कंपैरिजन में? जो हमने प्री सेट किया गया है, कोई भी डिज़ायर कंपोनेंट, जो भी स्टैंडर्ड कंपोनेंट है उसकी सहायता से हमने पहले उसके अंदर कोई वैल्यू प्री सेट कर दी। अब हमने जो वर्कपीस लगाया उस वर्कपीस का यदि साइज उस स्टैंडर्ड साइज की तुलना में अंतर है, कम या ज़्यादा कुछ भी हो, तो उसकी ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं देखते हैं। एक तो ट्रांसड्यूसर यूज होता है, ऑक्सीलेटर यूज होता है, एम्पलीफायर यूज होता है, मॉड्यूलेटर यूज होता है और मीटर यूज होता है। इसको वन बाय वन देखेंगे। तो आपने लास्ट वीडियो इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर के अंदर देखा था कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस होती है जो किसी भी मूवमेंट को, डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है। तो ये ट्रांसड्यूसर कहाँ लगा होता है? ये प्लंजर पे लगा होता है। प्लंजर जो कि वर्कपीस के ऊपर रखते हैं, उस प्लंजर के ऊपर ट्रांसड्यूसर को उस प्लंजर से ट्रांसड्यूसर कनेक्ट कर देते हैं। और ऑक्सीलेटर क्या काम करता है? प्लंजर हमने देख लिया। ऑक्सीलेटर क्या करता है? ऑक्सीलेटर कन्वर्ट्स करता है यूनिट डायरेक्शनल करंट को एक डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। ऑक्सीलेटर यूनिट डायरेक्शनल करंट फ्लो फ्रॉम ए डीसी सोर्स। डीसी सोर्स से जो यूनिट डायरेक्शनल करंट है उसको अल्टरनेटिव वेव फॉर्म में, मतलब एसी के अंदर कन्वर्ट करता है। अब आप इस डायग्राम में देखिए, पहले इस डायग्राम को समझिए। ये आपका प्लंजर है। इस प्लंजर को जिस भी वर्कपीस का साइज हमको मेज़र करना है उसके ऊपर रखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई वर्कपीस रखा हुआ है और उसके ऊपर प्लंजर रखा हुआ है। फिर इस प्लंजर को हम ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट कर देते हैं और इस ट्रांसड्यूसर को ऑक्सीलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ऑक्सीलेटर एम्पलीफायर से कनेक्ट होता है, एम्पलीफायर डीमोडुलेटर से कनेक्ट होता है और डीमोडुलेटर मीटर से कनेक्ट होता है। अब होता क्या है? एन ऑक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू द ट्रांसड्यूसर। मैंने आपको बताया प्लंजर ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट हो गया और ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? किसी भी डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना। अब इस ऑक्सीलेटर को हमने ट्रांसड्यूसर के साथ कनेक्ट कर दिया। ट्रांसड्यूसर के साथ कनेक्ट करने से क्या होता है कि ये ऑक्सीलेटर डीसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करता है। कहाँ से? ट्रांसड्यूसर से। ठीक है। नाउ द फ्रीक्वेंसी वेव एंटर इनटू द एम्पलीफायर विच एम्पलीफाई द फ्रीक्वेंसी वेव इनटू द रिक्वायर्ड लेवल। अब ऑक्सीलेटर ने क्या किया? ऑक्सीलेटर ने उस डीसी करंट को कन्वर्ट कर दिया अल्टरनेटिव वेव फॉर्म में
अब वो अल्टरनेटिव वेव फॉर्म है उसको एम्पलीफायर के द्वारा जब वो फ्रिक्वेंसी वेव है एम्पलीफायर में एंटर करती है तो उस एम्पलीफायर के द्वारा उसको एम्पलीफाई किया जाता है उस फ्रिक्वेंसी वेव को, कि वो फ्रिक्वेंसी वेव का कितना हमको लेवल रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से उसको एम्पलीफाई किया जाता है। उसके बाद में इस एम्पलीफाइड वेव को देखिए, आप देख पा रहे हैं कि एम्पलीफायर के अंदर जो एंटर की वो स्मॉल एसी सिग्नल था और जो एग्जिट किया वो लार्ज एसी सिग्नल है। मतलब जो आपका एसी सिग्नल ऑक्सीलेटर से निकला उस ऑक्सीलेटर को एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई कर दिया। अब ये एम्पलीफाइड फ्रीक्वेंसी वेव है, ये डी मॉड्यूलेटर में एंटर करती है और इट कन्वर्ट द मॉड्यूलेटेड वेव्स इनटू द ओरिजिनल एसी। अब यहाँ पर जब डी मॉड्यूलेटर में कन्वर्ट एंटर करती है तो ये डी मॉड्यूलेटर जो आपकी लार्ज एसी सिग्नल्स है उसको ओरिजिनल वेव मतलब कि डीसी में वापस डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये डीसी में कन्वर्ट क्यों करता है? क्योंकि मीटर जो आपका है वो इसका मेजरमेंट कर सके, इसलिए इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसको चेंज क्यों किया? क्योंकि हमने सबसे पहले डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके उसको लार्ज कर लिया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर लगाता है, जो कि यहाँ पर आप देखिए ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यहाँ पर आपकी जो सिग्नल है स्मॉल एसी सिग्नल उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई कर दिया। अब वो हाई फ्रीक्वेंसी मॉडिफाइड एसी है उसको हमने डीसी में कन्वर्ट कर लिया ताकि हम उसकी रीडिंग को मेजर कर पाएँ। अब जो भी यहाँ पर पहले हमने कोई स्टैंडर्ड कंपोनेंट लगाया, ट्रांसड्यूसर की सहायता से उसको चेक कर लिया, फिर हमने एक दूसरा कंपोनेंट लगाया जिसका साइज इसके साइज की तुलना में ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है आपका ट्रांसड्यूसर मूव करेगा, उससे डीसी करंट जनरेट होगी, ऑक्सीलेटर उसको एसी में कन्वर्ट करेगा, एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेगा, डी मॉड्यूलेटर उसको वापस डीसी में कन्वर्ट कर देगा और मीटर में रीडिंग आ जाएगी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के कंपैरेटर के एडवांटेज क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहले एडवांटेज क्या है कि इसमें मूविंग पार्ट्स जो होते हैं वो कम नंबर्स में होते हैं, फ्यू नंबर्स ऑफ मूविंग पार्ट एज मैकेनिकल कंपैरेटर एक्चुएटेड बाय गियर, लीवर, ब्रेक एंड पिनियन, but these comparator have a little or no moving part, thus maintain a high degree of accuracy over the long period। जैसा कि आपको पता है मैकेनिकल कंपैरेटर के अंदर गियर, लीवर, रैक एंड पिनियन होते हैं, उससे पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर के अंदर ऐसा कोई मूविंग पार्ट या बहुत ही कम मूविंग पार्ट होते हैं जिससे इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर की हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लंबे पीरियड तक मेंटेन रह सकती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, हाई मैग्निफिकेशन। इनमें फ्रिक्शन, वेयर और मूविंग पार्ट कम, मतलब फ्रिक्शन भी कम होता है, वेयर भी कम होता है, मूविंग पार्ट्स के नंबर्स भी कम होते हैं, जिससे कि इन कंपैरेटर की मैग्निफिकेशन हाई होती है। तीसरा पॉइंट है लेस एयर ड्यू टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बहुत कम होगा। उससे क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन द एसी सप्लाई रिड्यूसेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन एरर। ये एक्सटर्नल सप्लाई सिस्टम पर वर्क करते हैं, जिससे क्या होगा, आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कम होगा, उससे एरर की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। चौथा पॉइंट, इजी टू सेटअप एंड ऑपरेट। इनको सेटअप करना भी इजी है, ऑपरेट करना भी इजी है। ये इंस्ट्रूमेंट स्मॉल और कॉम्पैक्ट होते हैं। उसके अलावा जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको हम मेजरिंग यूनिट के पास इजीली प्लेस कर सकते हैं। पर इन सब एडवांटेज के अलावा इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं इन दोनों कंपैरेटर के, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर के। दीज इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर एन एक्सटर्नल एजेंसी टू ऑपरेट दैट इज एसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि एसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। मैकेनिक कंपैरेटर में ऐसा कोई एक्सटर्नल सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी में इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी में जो फ्लक्चुएशन आता है उससे
हमारी मेजरमेंट की एक्यूरेसी भी इफेक्ट होती है। तीसरा पॉइंट, हीटिंग ऑफ कॉइल इन मेजरमेंट यूनिट में कॉज टू अल्टर द कैलिब्रेशन। आप एसी करंट सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के कारण कॉइल्स के अंदर हीटिंग होती है, उससे मेजरमेंट यूनिट भी डिस्टर्ब हो सकती है। दीज इंस्ट्रूमेंट यूजली मोर एक्सपेंसिव दैन द मैकेनिकल कंपेरेटर। ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल कंपेरेटर की तुलना में एक्सपेंसिव होते हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेटर के बारे में पढ़ा, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, वो कैसे रीडिंग, हम उससे कैसे रीडिंग ले सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी पढ़ा। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।